लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने स्पीकर ओम बिरला पर अभिवादन के दौरान झुकने को लेकर तंज कसा। इधर राज्यसभा में सभापति धनखड़ और सांसद जया बच्चन के बीच जो कुछ हो रहा है उसे क्या कहा जाए समझ से परे। आज जया धनखड़ से भिड़ गई और विपक्ष ने लामबंद हो कहा कि अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे। ज्यादा आया कुछ यही कांग्रेस ने राजस्थान विधानसभा में भी कहा है स्पीकर देवनानी को लेकर। नमस्कार, वक्त है प्रश्नकाल का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। विपक्ष कांग्रेस या आईएनडीआईए अलग ही जोन में है। मानो सरकार की नीतियों से लड़ने की जो भूमिका संविधान ने सौंपी है उससे भटक आसन से लड़ रहा है। आखिर ये हो क्या रहा है? इसके पीछे कुछ और तो नहीं, या संसद से सदन तक बहुत कुछ है जो स्क्रिप्टेड है। आज कोशिश करेंगे इसे डिकोड करने की। मेरे साथ जो गेस्ट जुड़ रहे हैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। मेरे साथ बीजेपी प्रवक्ता अटल खंडेलवाल हैं और कांग्रेस प्रवक्ता यशवर्धन सिंह जी। आप दोनों का स्वागत है समाचार प्लस पर। यशवर्धन जी, आपसे शुरुआत कर रहा हूं मैं। सबसे पहले तो ये बताइए, ये मसला जया बच्चन कहूं, जया भादुड़ी कहूं, जया अमिताभ बच्चन कहूं, मुझे नहीं पता, उनके और सभापति के बीच का है। 2-3 दिन से चला आ रहा है। इसमें खड़गे साहब को कूदने की क्या जरूरत थी, या और भी कोई क्यों कूदा? देखिए, खड़गे साहब तो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है और ये जो झगड़ा आपको जो दिखाई दे रहा है कि ये जया बच्चन जी और वाइस प्रेसिडेंट के बीच है, वैसा नहीं है। ये पिछले 2014 के बाद से अगर आप देखेंगे तो बड़ा दुखद मामला है कि 2014 के बाद से जितने भी ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट हैं, इनका बड़ा डिग्रेडेशन हुआ है। विजिबल डिग्रेडेशन, यानी सामने दिखने वाला डिग्रेडेशन हुआ है और उसी के परिणति में ये चीजें एडअप होती जा रही हैं लगातार। और एडअप होते होते आज ये स्थिति आ गई कि विपक्ष ये कह रहा है कि हम अविश्वास लाएंगे। नहीं, लेकिन इतने समय तक नहीं आनी चाहिए। इतने समय तक तो यशवर्धन जी, धनखड़ जी तो थे ही नहीं सभापति ना। इतने समय तक कहां थे वो? केवल धनखड़ जी की बात नहीं है, ये डिजाइन है। ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट को जिस तरीके से गवर्न कोई और कर रहा है, ये डिजाइन है, बाय डिजाइन। नहीं तो ये डिजाइन से आई है डिजाइन। ये डिजाइन उस साइड से है या इस साइड से है? एक डिजाइन तो इस साइड से नजर आ रहा है। ओम बिरला के अगेंस्ट राहुल गांधी, धनखड़ के अगेंस्ट जया बच्चन, जिनके पीछे पीछे खड़के, और स्पीकर देवनानी के अगेंस्ट कांग्रेस। डिजाइन तो ये भी है। डिजाइन ये नहीं है। डिजाइन तो पिछले 10 साल से जिस तरीके से आवाजों को दबाया गया और अब जो विपक्ष को थोड़े संख्या बल मिला है तब ये बोलने लगे हैं, वरना तो इनके माइक बंद कर दिए जाते थे, अभी भी कर दिए जाते हैं। वीडियो हटा दिया जाता है, माइक बंद कर दिए जाते हैं, बोली हुई चीजों को डिलीट करवा दिया जाता है। चालू माइक में टीकाराम जूली बोल रहे होते हैं कि मेरा माइक बंद है, वो कहां तक लॉजिकल है? चालू माइक में ही तो बोला था टीकाराम जूली ने कि मेरा माइक बंद है। टीकाराम जूली, मैं तो ऊपर के संसद की बात कर रहा हूँ। बहुत सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे जहां पे यशवर्धन भाई हो क्या रहा है, माइक बंद कर देते हैं। लोकसभा, राज्यसभा और राजस्थान की विधानसभा बहुत सी चीजें मैच कर गई। मैं स्पीकर की लैंग्वेज भी मैच की है, मैं उस पर अटल जी से पूछूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपसे कह रहा हूं कि बहुत सी चीजें मैच कर रही हैं। आप देखिए, आपत्ति किस तरह की ली गई कि मुझे जया अमिताभ बच्चन न बोलो, जबकि आप ही ने पेपर्स में अपना नाम ये लिखा है। हालांकि लिख लिया आपने, ये नहीं बोला। उसके बाद इस पर 1-2 दिन तक छीटाकशी होती रही, हंसी मजाक होता रहा। आज जया बच्चन उठ के बोलती हैं कि मुझे आपकी टोन सही नहीं लग रही, जबकि जया बच्चन के आउट ऑफ टोन के 50 वीडियोस यूट्यूब पर अवेलेबल है। पत्रकारों से, फैमिली मेंबर से, भीड़ के साथ, फैंस के साथ 50 वीडियोस हैं जिसमें वो आउट ऑफ टोन है। वो टोन पर आपत्ति ले रही हैं और इस पर खड़गे साहब को सही लगा और अब आप कह रहे हैं हम अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे। ये बड़ा अजीब सा मसला नहीं है? क्यों इस दलदल में पैर फंसाया, मुझे ये बताइए। स्वप्निल जी, चेयर की तरफ से स्पष्ट रूप से ये दिखाया जाता है कि मैं आरएसएस का आदमी हूं। यानी जिस बात को बोलने का कोई कारण नहीं था वहां पे, जैसे बोल रहे हैं आरएसएस इम्पेकेबल का मतलब है त्रुटिहीन। यानी सरदार पटेल ने जिस ऑर्गेनाइजेशन को बैन किया, महात्मा गांधी की हत्या के कारणों में से एक बड़ा कारण, उसको वो इम्पेकेबल कह के वहां पे क्लीन चिट दे रहे हैं, जिसका कोई कारण नहीं है। वो पूरे सदन को बता रहे हैं कि मैं आरएसएस का आदमी हूं। नहीं, 2 सेकंड। तो क्या आप आरएसएस की बी टीम है? क्योंकि बैन को हटाने के बाद आज तक अगर आरएसएस चल रहा है तो आपने चलने दिया। आरएसएस ने माफी मांगी और आरएसएस से सरदार, तो फिर आगे बढ़िए ना। आप उसी पर क्यों अटके हुए हैं?
और भारतीय तिरंगे की सम्मान करेंगे अब से सम्मान करेंगे। यानी पहले तो आप करते नहीं थे, लेकिन आपको सम्मान करना पड़ेगा। और जब उन्होंने लिख कर दिया था उसके बाद में उनका बैन हटा, लेकिन आप उसको इम्पेकेबल बता रहे हैं। यशवर्धन भाई, प्रॉब्लम ये नहीं है, नहीं यशवर्धन भाई, प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि देखने में ऐसा लग रहा है कि जनता के मुद्दों से ज्यादा, देखने में ऐसा लग रहा है कि जनता के मुद्दों से ज्यादा आसन से लड़ने में आपका इंटरेस्ट है, एक नैरेटिव सेट करने में आपका इंटरेस्ट है, किसी सच्चाई को सामने लाने में आपका इंटरेस्ट नहीं है। देखने में ऐसा लग रहा है, विश्वास मानिए आप ये नैरेटिव सेट कर रहे हैं कि आसन विपक्ष के अगेंस्ट है, जबकि आसन आपको बोलने दे रहा है। आप देखिए राजस्थान विधानसभा में क्या हुआ, जितना समय आपका था उतना आपको मिला कि नहीं मिला? मिला। जितना टाइम आपको बोलने के लिए दिया जाना था उतना ही टाइम दिया गया। जितनी बार टीकाराम जूली बोलना चाहते थे, स्पीकर ने खुद व्यवस्था की और मंत्रियों को समझाया कि टीकाराम जूली बोलेंगे। अब आप नैरेटिव सेट कर रहे हैं कि नहीं, स्पीकर्स और आसन आपके अगेंस्ट है। स्वप्निल जी एक बात बताइए, 150 सांसदों को एक साथ निलंबित करके और बिल पास करवाए गए, क्या जनता को दिखता नहीं है? सारी जनता जानती है किसके इशारे पे काम हो रहा है। जनता को तो यह भी दिखा था कि लोकतंत्र के मंदिर में खड़े होकर सभापति की मिमिक्री की गई, सभापति की फिजिकल बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल कर मिमिक्री की गई। जनता को तो यह भी दिखा। देखिए, अगर कानूनी रूप से तो आप लोग खुंदक निकाल रहे हैं क्या धनखड़ से? आप उपराष्ट्रपति धनखड़ से खुंदक निकाल रहे हैं क्या? क्या कर रहे हैं आप लोग? आप जी नहीं, कुछ नहीं कर रहे हैं। ये पिछले 10 साल से जिस तरीके से सदन को चलाया गया है, विपक्ष की आवाज को रोका गया है, और जिस तरीके के, आप ये बताइए, आप किसी को न्यूसेंस बोल रहे हैं चेयर से, तो उसका रिएक्शन तो आएगा ही बाहर, कभी ना कभी तो आएगा। 10 साल से ज्यादा हो गए इनको देखते हुए, इस तरह की बातें करते हुए 150 सांसदों को बाहर निकाल रहे हैं। अच्छा, आप बता रहे, आप एक बात बताइए। नहीं, मैं यही कह रहा हूं कि 150 लोगों को बाहर निकाल दिया तो उस बात का बदला लिया जा रहा है ना? 150 लोगों को निकाल दिया, उस बात का बदला ले रहे हैं आप। नहीं लिया जा रहा है, बदला नहीं लिया जा रहा है। तो क्या लिया जा रहा है? ये टू वे प्रोसेस है, ये टू वे प्रोसेस है, एक वन वे नहीं चलेगा। अरे तो कितना अच्छा खासा हंसी मजाक चल रहा था, आज एकाएक जया बच्चन उठकर बोलती हैं कि आप आउट ऑफ टोन है, आपकी टोन सही नहीं लग रही। मैं कह रहा हूं 10 साल का कल्मिनेशन है ये सब चीजें, ये पक्षपातपूर्ण जो रवैया है उसका। अरे भाई, मैं टोन पे चिपका हुआ हूं सर, मेरे को टोन वाले शब्द से आपत्ति है। मैं बताता हूं क्यों आपत्ति है। श्याम सुंदर शर्मा जी भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। श्याम जी, मैं आपका भी स्वागत करता हूं। मैं बताता हूं टोन से क्यों आपत्ति है। टोन तो शांति धारीवाल का भी अच्छा नहीं था, पर उनकी उम्र का लिहाज करके उनको माफ कर दो, इस उम्र में ऐसा हो जाता है। तो भाई धनखड़ की उम्र में क्या उम्र नहीं है? धनखड़ साहब की उम्र में क्या उम्र नहीं है? उनको आप किसी बड़े बुजुर्ग का इस तरीके से बोलना, अच्छा किसी के अभिवादन करने का तरीका, उस पर आपत्ति ले लेना, ये सारी चीजें सदन के अंदर क्यों हो रही हैं? अटल खंडेलवाल जी, आपसे मेरा सवाल है, जैसे मैंने कहा कि कांग्रेस के लिए मुझे जो लगा मैंने बोल दिया, अब जो बीजेपी के लिए लग रहा है, या क्योंकि मैं स्पीकर पर डायरेक्ट कमेंट नहीं कर सकता हूं, लेकिन मैंने एक बात नोट की, मैंने बात यह नोट की कि धनखड़ साहब राज्यसभा में बोलेंगे कि मुझे नाम लेने पर मजबूर मत करो, आई कैन टेक नेम, डोंट पुश मी टू टेक नेम। और देवनानी साहब यहां सदन में बोलेंगे कि मुझे नाम लेने पर मजबूर मत करो, मैं नाम ले सकता हूं लेकिन नाम नहीं ले रहा हूं। अगर इस साइड कुछ चल रहा है तो उस साइड भी कुछ चल रहा है क्या? देखो स्वप्निल जी, पहले तो पहली बात, यशवर्धन जी ने बहुत ही ढंग से एक्सेप्ट किया कि हम 10 साल से परेशान हैं, और 10 साल से क्योंकि ये जीत नहीं पा रहे थे, इन्होंने जिस तरीके से देश की जनता के साथ जो भी तरीके से देश की जनता का इन लोगों पे से विश्वास उठा, उसको लेकर के जनता ने वोट नहीं दिया, और वही परेशानियां एक्युमुलेट होकर के, और ये कह रहे हैं कि आज आप एक बार देखिए ये क्या कह रहे हैं। 10 साल में ये सुन भी नहीं पाए, ये सुना रहे हैं। आप कभी भी देखो, ये इनका टाइम होता है, ये सुना, चाहे लोकसभा में देख लो, राज्यसभा में देख लीजिए, और यहाँ विधानसभाओं में देख लो, ये इनका वक्त होता है, इनको बड़े आराम से वो वक्त दिया जाता है, ये सुनते हैं, और उसके बाद हो हंगामा, कोई भी मंत्री बजट, मतलब कभी भी, चाहे पहले हो चाहे बाद में हो। 2 सेकंड आप कभी भी देख लीजिएगा। अच्छा, एक और बात, आज ही की बात देख लो, जया बच्चन जी ने क्या बोला, मैं एक एक्टर हूं और मैं टोन को समझती हूं, तो मैं यहाँ ये बॉडी लैंग्वेज समझती हूँ, मैं एक्सप्रेशन समझती हूँ। समझ लो आप कि वो एक एक्टर हैं, एक्टर वास्तविक नहीं होते हैं, वो डुप्लीकेट, वो सारी चीजें धनखड़ साहब ने कहा, ना, वो धनखड़ साहब ने कहा कि एक्टर डायरेक्टर के इशारे पर चलता है। एक आसीन है, पद पे आसीन है। 2 सेकंड अटल भाई, धनखड़ साहब ने
धनखड़ साहब ने एक इशारा किया, नहीं धनखड़ साहब ने एक इशारा किया, धनखड़ साहब ने क्या कहा कि सुनिए तो सही यहाँ से आकर के आप इसको रिफ्लेक्शन को देखो। क्या ये पॉलिटिकल इशारा नहीं है? सारा राज्यसभा क्या ये पॉलिटिकल इशारा नहीं है? तरीके से चलाना होता है, क्या ये पॉलिटिकल इशारा नहीं है? जब धनखड़ साहब ये बोल रहे हैं कि किसी एक्टर को डायरेक्टर चलाता है, क्या ये पॉलिटिकल इशारा नहीं है? बिल्कुल नहीं है। सदन के अंदर क्या ये बोलना नहीं है कि आपको कोई चला रहा है, आपको कोई गाइड कर रहा है, नहीं, आपको कोई बता रहा है क्या करना है? बोला कि एक्टर को भी एक डायरेक्टर चलाता है, तो इसी तरीके से ये सदन की व्यवस्था की जिम्मेदारी मुझे दी गई है। इसका इंटरप्रिटेशन यूं भी तो किया जा सकता है। आपके भीतर हर चीज को उल्टे तरीके से देखने की कोशिश करोगे। आपके भीतर का एक ऐसा रोल जो बहुत लंबे समय से आपने नहीं निभाया है, उसको थोड़ा याद करने की कोशिश कीजिए। विपक्ष का रोल, यही शिकायतें आपको स्पीकर से होती थी या नहीं होती थी? सेम यही शिकायतें होती थी स्पीकर से? देखिए ऐसा है अच्छा, दूसरा एक पॉइंट और आपने ये कहा कि सुना नहीं अटल जी को, नहीं कांग्रेस अटल जी को सुनाया नहीं, आपने विपक्ष में सुषमा स्वराज जी को सुनाया नहीं। आप बताइए कब अच्छा, इस तरीके की इस तरह की मेरे को बहुत अच्छी सी बात याद है ये कि इन्होंने अटल भाई, मुझे एक बहुत अच्छी सी याद है, मुझे एक बात बहुत अच्छे से याद है, जातिवाद को लेकर, मुझे एक बात बहुत अच्छे से याद है, लेकर भय को लेकर, बजट में मुझे एक बात बहुत अच्छे से याद है, लेकिन ये जनता को गुमराह करने के लिए मुझे एक बात बहुत अच्छे से याद है, यही सदन था और इसमें एक शब्द का इस्तेमाल हुआ था, केओस। ठीक है, उसके बाद चर्चा बुलाई गई, अरुण जेटली जी खड़े हुए, उन्होंने केओस शब्द का इतिहास बताया कि वो शब्द कहां से आया है और इसलिए विपक्ष के रवैये को केओस शब्द नहीं बोलना चाहिए। मुझे यह घटना बहुत अच्छे से याद है। आज न्यूसेंस बोला गया, क्या इस शब्द को कार्रवाई से हटाने के लिए किसी ने, संसदीय कार्य मंत्री बोल सकते थे कि हम सजेशन दे रहे हैं कि शब्द को हटाया जाए, लेकिन न्यूसेंस को कार्रवाई में रहने दिया गया। अब देखिए बेसिकली ऐसे समझिए स्वप्निल जी कि इतनी बात तो मैं नहीं कर सकता, मेरे ये अधिकार क्षेत्र से परे है, लेकिन हाँ संसद में अगर कोई भी गरिमामय पूर्ण अगर कोई वर्ड आता है तो उसको हटाना चाहिए, उसमें कोई नहीं। लेकिन मैं ये बता सकता हूं कि ये सोची समझी चाल के तहत अटल खंडेलवाल की सोच ये में आगे तक सही था, नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि जो हुआ एक समय तक ही गुमराह होती है, उसके बाद होती भी नहीं है। जो हुआ उसको न्यूसेंस कहा जा सकता है, बाहर बैठकर हम लोग ऐसा कह सकते हैं, है ही न्यूसेंस ही हो रहा है। और हो क्या रहा है, क्या संसद आप लोकसभा में ले लो, राज्यसभा में ले लो, विधानसभा में ले लो, ये लोग बजट पे बहस कर रहे हैं। स्वप्निल जी अगर इसको आप बहस कहते हैं और जनता को अगर ये लोग बजट को समझाना हम 20-25 सालों से देख रहे हैं, जनता के लिए ये काम कर रहे हैं, बहस 20-25 सालों से देख रहे हैं, गलत कह रहे हैं। हमने यूपीए 1 यूपीए 2 में भी ऐसी बहस देखी है, न्यूसेंस को ही बढ़ावा दिया जा रहा है। यूपीए 1 यूपीए 2 में भी ऐसी बहस देखी है, तो गलत है ना। हमने सीपी जोशी के साथ बीजेपी नहीं, जब राजस्थान गलत है वो गलत है। सीपी जोशी के साथ जिस तरीके से बीजेपी बिहेव कर रही थी वो राइट था? मैं क्या बोल रहा हूं आपको, अगर राइट नहीं था तो हमने एक्सेप्ट किया क्या? आपने अगर उस वक्त अगर कांग्रेस ने कहा कि ये सही नहीं है तो माना गया ना कि वो सही नहीं होगा। ठीक, वहां पर ऐसा हुआ है क्या? हम ये कह रहे हैं अभी जो हो रहा है, जो जला करके जनता को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है, वो एक सिद्धांत, एक नैरेटिव के तहत किया जा रहा है। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं डीपी यादव, वो भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। यादव साहब आपका स्वागत कर रहा हूं मैं, लेकिन उससे पहले श्याम सुंदर शर्मा जी मैं आपसे पूछना चाहता हूं, श्याम सुंदर जी हो क्या रहा है? क्या दोनों साइड स्क्रिप्ट पर चल रही हैं? क्या हो क्या रहा है आपके लिहाज से? आप इसको किस रूप से एनालिसिस करेंगे? और खासकर मुझे ये बताइए, जो धनखड़ और जया बच्चन के बीच में चल रहा है उसको हम क्या कहें? यशवर्धन जी कह रहे थे कि जगदीप धनखड़ जी ऐसा करते हैं वैसा करते हैं, इनकी पार्टी के विधायक रहे वो, और मैंने विधानसभा पुरानी वाली में देखा है, इनको रोते हुए भी देखा। जब इनके खिलाफ वेरू सिंह जी चार्ज लगा रहे थे तो ये रोए भी थे उस वक्त। और मैंने ओम बिरला को भी यहाँ विधानसभा में देखा, हल्ला पार्टी के सदस्य हुआ करते थे। जमाना बदला है, जमाना बदलने के बाद वो राष्ट्रीय लोकदल से सांसद भी रहे थे पहले धनखड़ साहब, और उसके बाद आरएसएस के करीब आने के बाद राज्यपाल बने। और अब उनका किस्मत है कि वो हमारे दोनों सदनों के सभापति अगर कहें, जैसे लोकसभा अध्यक्ष भी हमारे यहाँ से हैं तो उपराष्ट्रपति भी हमारे यहाँ से, एक सौभाग्य राजस्थान का। अब उसके साथ देखिएगा कि देखिए अंबानी परिवार की शादी में प्रधानमंत्री जी भी गए थे और अमिताभ बच्चन भी मौजूद थे, जया बच्चन भी मौजूद थी, तो वहां पर रुख आपने देखा मिला ही नहीं, हाथ नहीं मिला। तो उसका मतलब आंतरिक प्रधानमंत्री का व्यवहार किस प्रकार का था आपने देख लिया था। ये देखिए निश्चित तौर पर
आज जया बच्चन किसके कारण से बोली थी, ये भी सोनिया गांधी आज राज्यसभा में मौजूद थी। वो कह रहे थे बाहर से पीछे से प्रोक किया जा रहा है, कुछ हो रहा था, क्या हुआ था, और बाद में बाहर आके उन्होंने कहा कि एलओपी तय करेंगे, मैं अपने स्तर पे कोई चीज तय नहीं करूंगी आगे का आंदोलन। निश्चित तौर पर जिस प्रकार का वातावरण अभी से नहीं, देखिए प्रमोद तिवारी जी कह रहे थे कि घनश्याम तिवारी ने कहा था मैं माफी मांग लूंगा, उन्होंने माफी नहीं मांगी, मामला बढ़ गया। और एक जिस तरह का आज पहली बार तो नहीं है, धनखड़ साहब ये देखिएगा जया बच्चन और नहीं, लेकिन धनखड़ साहब ने बताया कि दोनों को कमरे में बुला के बातचीत हुई है और उस कमरे से निकलकर वो सदन में आए हैं। बातचीत तो देखिएगा, बहुत सारी बातचीत जो अंदर चैम्बर में होती है वो चैम्बर के बाहर निकल के आ पाती है, जरूरी थोड़ी ना है। देखिए चैम्बर का समझौता सदन के अंदर आ जाता है तो एक अलग बात हो जाती है। लेकिन हमको तो जो स्पीकर बोल रहा है उसको मानेंगे ना, हम कांग्रेस और बीजेपी जो बोल रही है उसको क्यों मानेंगे? अब राजस्थान विधानसभा की बात करो, चैम्बर में बात हुई थी, नहीं हुई ना, वो प्रस्ताव ला करके निलंबित कर दिया था 6 महीने के लिए। आपने एक बार दंडित कर दिया, उसको दोबारा दंडित करने का मतलब है इंटेंशन आपका ठीक नहीं है। अच्छा। इसलिए मैं कह रहा हूँ, देखिए हमारी तो देखिए दिल्ली से आ रही है सारी बातें, ठीक है, हमारे विधानसभा के अध्यक्ष दिल्ली वाली बातों को अपना रहे हैं और कर रहे हैं, कुछ करना चाहते हैं, लेकिन श्याम जी, मैं ये हो गई एक साइड की बात। अब दूसरे साइड से अगर मैं देखूं तो जैसे अनकॉल्ड था जब राहुल गांधी ने कहा कि ओम बिरला झुककर अभिवादन करते हैं, अनकॉल्ड था जब जया बच्चन ने अपने ही नाम को लेकर आपत्ति ली कि मेरा नाम जया अमिताभ बच्चन न बोलो, और अनकॉल्ड था जब उन्होंने जगदीप धनखड़ की टोन पर सवाल उठा दिए, और अनकॉल्ड था जब स्पीकर देवनानी के अगेंस्ट आउट ऑफ ब्लू एकाएक आप चिल्लाने लगे और बोलने लगे। आप आसन की तरफ गाली भी इस्तेमाल कर चुके हैं, ये भी तो अनकॉल्ड था। क्या ये चीजें भी ऐसा लगता है कि दिल्ली से ही हो रही हैं? नहीं, देखिएगा निश्चित रूप से गरिमा और जिस प्रकार की सदन की होनी चाहिए गिर रही है, इसमें तो चिंता का विषय सब जगह होना चाहिए, उसमें दो राय नहीं कि सदन के आसन के प्रति जो सम्मान हुआ करता था वो सम्मान नीचे क्यों गिर रहा है, एक सोचनीय प्रश्न खड़ा होता है। चाहे भले ही पक्ष में कोई भी विधानसभा का अध्यक्ष रहो, चाहे सीपी जोशी रहो, चाहे रहो भावड़ा जी का जमाना हमने देखा, परशुराम मदेरणा जी का जमाना हमने देखा, देखिएगा तिवारी जी का जमाना देखा, पुराने विधानसभा के अध्यक्ष हुआ करते थे, वो निश्चित रूप से गरिमा के अनुरूप फैसले भी करते थे और सरकार को डांटने का काम होता था तो वो भी करते थे। अब देखिएगा निश्चित रूप से सरकार के अंदर लोग हैं, क्योंकि आप उस विक्रमादित्य की आसन पर बिठा दिया जहां पर कि आपको निष्पक्षता का दिखाना पड़ता है, एक बार नहीं दिखा पाते तो वो सामने प्रदर्शित होता है। आज देखिए मैं भी देख रहा था कि जिस प्रकार से बातचीत हो रही थी, निश्चित रूप से आसन अपने महत्व को बनाए रखता है और कोशिश करता है कि सदन में सदस्य को हावी नहीं होने दे, लेकिन क्योंकि वो 5 बार की सांसद, और धनखड़ साहब 5 बार के सांसद तो नहीं है, लेकिन वो विभिन्न पदों पर रहे हैं, सांसद एक बार रहे हैं, फिर उसके बाद विधायक भी रहे हैं, राज्यपाल भी रहे हैं और आज वकील भी रहे हैं भाई। नहीं, वो वकील तो देखिए मैं भी जानता हूँ, मैं व्यक्तिगत रूप से भी उनको जानता हूँ, और हमारे तो क्योंकि क्षेत्र में रहने वाले हैं तो निश्चित यशवर्धन जी के भी मित्र होंगे पुराने वो। और देखिएगा निखिल इस तरह का आज वातावरण बन गया सामने, इसको टाला जा सकता है। मैं वही कह रहा हूँ कि राजस्थान विधानसभा के वातावरण को भी टाला जा सकता है। इसीलिए एक बहुत जरूरी सवाल है जो ये टोन वाली जो बात है, जया बच्चन कोई टोन की मीटर नहीं है। एक मैं कह रहा था, सोनिया गांधी की मौजूदगी के कारण ये सब चीज बनने के वजह बिगड़ गया मामला। आज सोनिया गांधी सबके मौजूद थी, क्योंकि अब आपको दिखाना था, यूपी का नंबर बढ़ाने थे। यादव साहब मुझे आप थोड़ा सा बताइए, यादव साहब ये जया बच्चन कब से टोन की मीटर हो गई? कौन सी टोन अच्छी है, कौन सी टोन खराब है? वो कब से ऑटो ट्यूनर हो गई हैं? उनकी तो खुद ही 50 वीडियोस आपको मिल जाएंगे आउट ऑफ ट्यून के, आउट ऑफ टोन के। जी नमस्कार, जय लोकतंत्र जय संविधान जी। देखिए, भारतीय संसद प्रणाली के उच्च सदन चाहे राज्यसभा की बात हो या निम्न सदन लोकसभा की बात हो, जिस प्रकार का दृश्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार में दिखाई दे रहा है पिछले 10 सालों से, बहुत ही दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण। क्या दिखाई दे रहा है बताइए? आवाज आ रही मेरी? हाँ बिल्कुल, बताइए क्या दिखाई दे रहा है, मैं भी जानना चाहता हूँ जी। तो जिस प्रकार का दृश्य दिखाई दे रहा है वो बहुत ही दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार दोनों सदनों में जनता से जुड़े हुए मुद्दों पर चर्चा कराना नहीं चाहती है। अब जब कोई सदस्य बोलना चाहता है, अपनी बात रखना चाहता है, चर्चा आप करना चाहते हैं, सदनों के चर्चा आप करना चाहते हैं। जब जया बच्चन का नाम लिया गया तो जया बच्चन पहले अपने नाम पर आपत्ति लेना चाहती हैं,
जया बच्चन को जब दोबारा बोलने के लिए बोला गया तो जया बच्चन पहले कमेंट करना चाहती हैं, वो ये जानना चाहती हैं कि लंच टाइम में क्या खाया, क्या नहीं खाया, किसके साथ खाया। फिर जया बच्चन टोन पे सवाल उठाने लगती हैं। ये जनता के मुद्दों पर बात करना होता है यादव साहब? नहीं, देखिए, पहले जो जिस प्रकार से चेयरपर्सन, चाहे वो धनखड़ साहब हो चाहे ओम बिरला हो, सदस्यों को जिस प्रकार से इंटरप्ट करते रहते हैं, बीच में टोका टिप्पणी करते रहते हैं। कल तक खुद ही हंसी मजाक कर रही थी। एक तो आसन के साथ हंसी ठिठोली करना क्यों? और अगर हंसी ठिठोली पलट के आए और सहन नहीं कर सकते तो मत करो ना मजाक। सदन के माहौल को खुशनुमा बनाने के लिए थोड़ा वहां पर हंसी मजाक अलग चीज है। तो जब आप मजाक करेंगे तो मजाक सहना भी पड़ेगा दादा। आप ये बताइए, लोकसभा में पिछले 10 सालों में मोदी जी की सरकार ने कितनी सार्थक बहस कराई है? किसी भी बिल पर कोई बहस हुई है आज तक? किसी बिल पर कोई बात नहीं हुई है। मैंने बहस इसलिए भी नहीं देखी क्योंकि आप वॉकआउट कर गए थे। मैंने बहस इसलिए भी नहीं देखी क्योंकि कई बार तो आप वॉकआउट कर गए थे। मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ कि पिछले 10 सालों में पहली बार ऐसा हुआ है कि वक्फ बोर्ड पर जो बिल पेश हुआ है उसी पर जेपीसी को सौंपी गई है। अरे तो दादा उसके लिए सदन में रुकना पड़ता है। यादव भाई एक बात सुनिए, जब आपकी संख्या कम थी आप वॉकआउट कर जाते थे बहस के टाइम पर, है ना? अब आपकी संख्या है तो आप बहस के लिए रुक रहे हैं। ये तो स्ट्रेटेजी बनाना हुआ ना। नहीं, हम कभी नहीं भगे हैं। अरे हम कई बार, कभी भी चाहे कम रही हो चाहे ज्यादा रही हो, कैसी बात कर रहे हैं? कभी नहीं भगा है। ये है कि सत्ता पक्ष तानाशाही करता रहा। कितनी बार आप लोगों ने वॉकआउट किया है? मैं भूल चुका हूं नंबर्स, न जाने कितनी बार आप लोगों ने वॉकआउट किया है। लेकिन ठीक है, वॉकआउट ऐसी परिस्थितियां बन जाती थी वहां पर। जैसे ही बोलने की बारी आई, चर्चा की बारी आई और आप वॉकआउट कर जाएंगे, फिर कहेंगे कि नहीं साहब वॉकआउट करना हमारा अधिकार है, तो आप रुकते तो बहस हो भी जाती है। वही हमारे पास चारा एक रहता था अंतिम में। ये बताइए कि पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ है कि ओम बिरला जी ने इतने सांसदों को सस्पेंड किया हो। कितने सांसदों को सस्पेंड किया आपको भी जानकारी होगी। इतिहास में कभी पहले ऐसा नहीं हुआ था। बिल्कुल नहीं हुआ। तब उस पर मैंने सवाल उठाए। अब मेरा सवाल यह है कि जो कि इतने लोगों को सस्पेंड कर दिया तो उस बात का बदला लेने पर उतारू हैं आप लोग? बदला खेल रहे हैं? नहीं, बदला नहीं खेला है, लेकिन जैसी स्वस्थ प्रणाली होनी चाहिए उस प्रकार की स्वस्थ प्रणाली भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं कायम करना चाहते हैं। विधानसभा ने दादा ऐसी स्वस्थ प्रणालियां देखी हैं। मार्शल बुलाने पड़ जाते हैं, कुर्सियां तोड़ दी जाती हैं, ये स्वस्थ प्रणाली होती है? ठीक है यादव साहब, मैं आऊंगा आपके पास, मैं आऊंगा आपके पास। यशवर्धन जी को एक बार फिर मैं डिबेट में लेना चाहता हूं। यशवर्धन जी देखने में, यशवर्धन जी हैं क्या मेरे साथ? अच्छा, यशवर्धन जी अभी मेरे साथ नहीं है, थोड़ी देर में दोबारा जुड़ेंगे। मैं आपसे पूछ रहा हूं अटल भाई, देखिए बात वही है, मैंने कितनी बार कहा और मैं कितनी बार इस बात को समझना चाहता हूं कि जब भी चेंबर में कोई बात हुई और बाहर निकले तो सबके अपने अपने वर्जन्स होते हैं। आपके अपने वर्जन्स होते हैं, विपक्ष के अपने वर्जन्स होते हैं। जब वो सत्ता में थे तो उनके वर्जन्स और आपके वर्जन्स कितने मैच कर जाते हैं अगर हम यहां बैठकर एनालिसिस करें। क्या सिंपल सा सवाल है कि बहुत स्ट्रेटेजी के साथ पहले विपक्ष को बोलने नहीं दिया गया और अब जब विपक्ष बोलकर अपनी भड़ास निकाल रहा है तो उसे आप काउंटर नहीं कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। स्वप्निल जी आप बताइए, राहुल जी को एज ए विपक्ष में लोगों को, अपने सदस्यों को वेल में आने के लिए कहकर हो हंगामा करते हुए इशारे करना, ये विपक्ष, ये तरीका एक तो जो पार्टी को लीड करता है वो इशारा करता है वेल में चलना, चलो कि है ना कि वेल में आओ, वेल में आओ, वेल में आओ। कभी नहीं, जो ऐसा करता है उससे ज्यादा मतलब अगरिमापूर्ण कुछ भी नहीं हो सकता। ईश्वर की फोटोएं नहीं, आप लोगों ने हमारे धर्म के, हिंदू धर्म की देवताओं की फोटोएं ले करके और इस तरीके से, मतलब इस तरीके का भद्दा मजाक करना लोकसभा के अंदर, ये क्या उनको शोभित देता है? और अपनी बात देखिए, क्या गौर से देखना आप, विधानसभा में भी देखना, राज्यसभा में भी देखना और लोकसभा में भी अपनी बात पूरी कर देंगे। ठीक है, सुनेगा सारा मंत्रिमंडल से लेकर के और सारे सत्ता पक्ष के लोग सुनेंगे। एक घटना में आपको बताता हूं, जैसे ही हमारा समय आएगा हंगामा शुरू कर देंगे। एक घटना में आपको बताता हूं, बताओ, है ना? मैं आपको ये बताता हूं कि आप सदन के अंदर आज भी इमरजेंसी पर बात करते हैं, आप सदन के अंदर आज भी नेहरू पर बात करते हैं,
लेकिन टीएमसी का एक सांसद आए और वो नोटबंदी पर बात करे तो उसे टोका जाता है कि नहीं, ये इतिहास की बात है, इसका आज से कोई लेना देना नहीं है। जब आप आपको राहुल कुछ भी गांधी करने दिया जा रहा है। आपने अभी एग्जांपल दिया ना, अभी राहुल गांधी जी ने हलवे की बात की, बजट में वो हलवा भ्रष्टाचार की बात की, फिर अनुराग ठाकुर जी ने उनको जवाब दिया, तो फिर वो उनको आश्चर्यजनक लगने लगा। तो ये इशू है, जवाब नहीं हुआ, ये सवाल का जवाब ये है, सवाल का जवाब देखिए सुनिए, सवाल का जवाब ये है कि आपको चाहे बोलने दिया जाए और वो जो चाहे उनको बोलने नहीं दिया जा रहा है। क्या ये हो रहा है स्वप्निल जी? जब आप गलत तरीके से किसी भी तरीके से कूतर्क करना शुरू कर देते हैं ना, तो उसका जवाब भी उसी लैंग्वेज में मिलेगा और हर बार मिलेगा। अच्छा ठीक है, यशवर्धन भाई अब आप मेरे साथ हैं, मुझे सुन पा रहे हैं? जी यशवर्धन भाई मुझे एक बात बताइए, अभी थोड़े दिन पहले राहुल गांधी बोल रहे थे, उन्होंने, आप ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो सदन में मौजूद नहीं है उसका नाम नहीं लेना चाहिए, ठीक है? उन्होंने अंबानी अडानी का नाम लिया, स्पीकर ने टोका, अरे मेरे को तो नाम लेना है, राहुल गांधी अड़ गए, मैं तो नाम लूंगा। फिर अब आप देखिए कमेंट देखिए, राहुल गांधी बोल रहे हैं तो क्या मैं 2A बोल लूं? ये तो जिद है ना, क्या है ये? आप तंज ही तो कस रहे हैं ना, आप आसन से ही तो लड़ रहे हैं ना जिनसे नहीं लड़ना है। स्वप्निल जी, हाँ, आदरणीय जवाहरलाल नेहरू मेरे ख्याल से मोदी जी को सामने वाली बेंच पे बैठे दिखाई देते होंगे। उन्होंने जो लिमिटेड जो उनकी जानकारी है वो नेहरू जी के अलावा कुछ बोलते नहीं। क्या नेहरू जी सदन में होते हैं और उनको कुछ? अरे मैंने वो सवाल पूछा यशवर्धन भाई, मैं तो आपसे आपका सवाल पूछ रहा हूं, मैंने आपके सामने अभी अटल जी से पूछा है, मैं आपसे पूछ रहा हूं, अगर आपको स्पीकर कुछ मना कर रहा है आप फिर भी उचक के वही करना चाहते हो तो ये क्या है? स्पीकर के इंटेंशन पे, उनके वक्तव्यों से, उनके क्रियाकलापों से विपक्ष को लगने लगा है कि पक्षपात किया जा रहा है। जब स्पीकर बिना किसी कारण के कहे कि मोदी जी का तीसरा टर्म अनप्रेसिडेंटेड बात है, अच्छा भूतपूर्व है, अच्छा तो स्पीकर को कहने की बात गजब की स्ट्रेटेजी होगी। स्पीकर ऐसे सांसदों को निलंबित कर देते हैं जो सदन में ही नहीं है। हाँ, स्पीकर आरएसएस को क्लीन चिट दे रहे हैं। तो अविश्वास प्रस्ताव लाकर क्या होगा बताइए? जो आपको कॉन्स्टिट्यूशन, नहीं 2 सेकंड, जब मैंने आपसे यशवर्धन भाई कहा कि आप नैरेटिव सेट कर, अगर आप नैरेटिव सेट करने की कोशिश में नहीं है, अगर आप नैरेटिव सेट नहीं करना चाहते हैं तो अविश्वास प्रस्ताव लाकर क्या हासिल करेंगे आप? नंबर्स हैं आपके पास, आप प्रस्ताव को पास करवा पाएंगे? बात वो नहीं है, बात ये है कि जनता जो देख रही है पिछले 10 साल से, और जिस तरीके का पक्षपातपूर्ण व्यवहार जनता को दिखाने के लिए ही आप अविश्वास प्रस्ताव ला रहे हैं, यही तो बात है यशवर्धन भाई। जरूरी है, एक्सपोज करना जरूरी है। कैसे एक्सपोज होगा जब वो प्रस्ताव टिकेगा ही नहीं? इंटेंशन। एक बात बताइए, आप ऐसे सांसद को निलंबित कर देते हैं जो संसद में नहीं है ताकि बिल पास हो सके। आपने 149 सांसदों को निलंबित किया, उसमें कुछ सांसद ऐसे थे जो थे ही नहीं संसद में, केवल बिल पास करने के लिए किसी के इशारे पर हम ये आरोप लगा रहे हैं ना। ठीक है ठीक है ठीक है, एक बार फिर यादव साहब, फिर मैं श्याम सुंदर शर्मा जी के पास जाऊंगा। यादव साहब एक बार फिर मैं आपके पास आ रहा हूं। टीएमसी स्पीकर पर टॉन्ट कर रही है, समाजवादी पार्टी स्पीकर पर टॉन्ट कर रही है, राजस्थान विधानसभा में तो भगवान जाने क्या ही हुआ, मैं उस पर तो क्या ही बोलूं। अब आप मुझे ये बताओ, आप सब मिलकर एक अविश्वास प्रस्ताव ले आओगे, उससे हासिल क्या होगा? नैरेटिव सेट कर रहे हो, नैरेटिव ही सेट कर रहे हो ना, बोलो ना कि हाँ हम कर रहे हैं। जी देखिए, जो ये अविश्वास प्रस्ताव आने की बात है, इसके लिए पूरी तौर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिम्मेदार है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये नहीं चाहती है कि सदन में कहीं ना कहीं जो आम जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं, स्वास्थ्य का मुद्दा, शिक्षा का मुद्दा, कानून व्यवस्था का मुद्दा या और भी जो जमीनी मुद्दे हैं उस पे बहस हो। भारतीय जनता पार्टी के यही चाहते हैं कि इन मुद्दों से एक बात बताइए ना, जब जया बच्चन बोल रही थी तब कोई हंगामा नहीं हो रहा था, जया बच्चन ने खुद ही उचक कर कमेंट किया। जब राहुल गांधी बोल रहे थे, राहुल गांधी को बोलने दिया गया। खड़गे साहब जब बोल रहे हैं, उन्हें बोलने दिया जा रहा है, तो मुद्दे की बात बोलिए ना, चला जाएगा जनता के बीच मुद्दा। नहीं तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ऐसा बनाए माहौल ना सदन में, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो। अब धनखड़ जी को पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, कभी वो कहते हैं कि मेरी उम्र को लेकर के अब मैं इतनी बातें नहीं सुन पाऊंगा, कभी कोई बात करते हैं, कभी वो डायरेक्टर बनने लगते हैं, कभी किसी और रोल में आ जाते हैं। अरे आप वहां पर बैठे हो तो आप अब सवाल इससे आगे बढ़ चुका है कि दादागिरी कौन कर रहा है। आप नारे लगा लीजिए, दादागिरी नहीं चलेगी, लेकिन दादागिरी कौन कर रहा है, इस सवाल से हम बहुत आगे निकल चुके हैं। श्याम सुंदर शर्मा जी, मैं आपसे एक क्लोजिंग कमेंट चाहता हूं, लेकिन सिंसियरली मुझे बताइएगा श्याम जी, मैं जानना चाहता हूं अविश्वास प्रस्ताव से हासिल क्या होगा? अगर आपका मकसद सिर्फ दिखाना नहीं है तो अविश्वास प्रस्ताव लाके आपको और कोई फायदा भी तो नहीं है।
श्याम जी आप शायद म्यूट हो गए, प्लीज म्यूट हटा लें। देखिए स्वप्निल जी, किसी भी सदन के सभापति के प्रति अविश्वास प्रस्ताव का लाना ही एक तरह से लोकतंत्र में बहुत बड़ी चीज हो जाती है। क्योंकि देखिए अविश्वास प्रस्ताव आएगा तो फिर सदन का नेता, जो सदन का सभापति होगा, वो मौजूद नहीं रहेगा। दूसरे के उसके खिलाफ जो कुछ बोला जाएगा, फिर देखिएगा बहुत सारी चीजें अलग अलग हो जाती है। इसलिए अविश्वास प्रस्ताव लाना बहुत बड़ी बात होती है, अलग बात नहीं है। चाहे आपके पास संख्या बल हो नहीं हो, उससे कोई तो ये लाएंगे, आपको लगता है ये लाएंगे? आपको लगता है लोकसभा या राज्यसभा या राजस्थान विधानसभा ये लाएंगे? मैं तो आज की बात कह रहा था कि कांग्रेस प्रस्ताव लेके आई थी, उस पे जब घनश्याम तिवारी के खिलाफ प्रस्ताव आया था, उसका जवाब नहीं दिया जा रहा था, उसको लेके विवाद शुरू हुआ। इसलिए उसका जवाब नहीं देने का कारण है कि वो आसन माफी मांगता है, तो फिर इसका मतलब तो आपको मालूम है आसन माफी कब मांगता है। इसलिए आसन बहुत बड़ा होता है, आसन माफी मांगता है, इसका मतलब आप बैक फुट पे आ गए। आज बहुत सारी घटना ऐसी हुई जो कि देखिए उजागर नहीं हो पा रही है, लेकिन हाँ प्रमोद तिवारी को मैं सुन रहा था, निश्चित रूप से कह रहे थे हम तो घनश्याम तिवारी ने इन चैम्बर में जो तय हुआ था, वो अगर हाउस में आज कह दिया गया होता तो ये घटना बढ़ती नहीं। घटना बढ़ने के बहुत सारे कारण हैं, और निश्चित रूप से जिस प्रकार का वातावरण व्याप्त हो गया है, चाहे लोकसभा में, चाहे विधानसभा में या राज्यसभा में, तो हाँ देखिए इंदिरा जी के जमाने में भी सब कुछ होता था। ये हर्षवर्धन जी कह रहे कि अभी निलंबित किए जाते हैं सांसद, तो उस समय भी सांसद व्यापक पैमाने पर निलंबित हुए थे, आपको याद हो तो। बिल्कुल मुद्दा भी बता सकता हूँ किस कारण से किए गए। तो ये सब चीजें देखिए चलता रहता है, सांसदों का निलंबन, सांसदों का बहाल होना, और ये सब प्रक्रिया लोकसभा और विधानसभा। आज तो देखिए इनके पास संख्या बल अच्छा है, आज प्रतिपक्ष का नेता बन पाया, इनके 10 साल तो प्रतिपक्ष का नेता ही नहीं बन पाया, दर्जा ही नहीं मिला था। तो आज इनकी स्थिति में बदलाव आया है, तो निश्चित रूप से सत्ता को सुनना पड़ेगा, क्योंकि सत्ता मैं ये कह रहा हूँ, देखिए नंबर्स बढ़ने के साथ एक कॉन्फिडेंस आता है। मैं ये नहीं कहूंगा कि ओवर कॉन्फिडेंस आया, लेकिन मैं ये कहूंगा कि ओवर एक्साइटमेंट आ गया है शायद, जिसका नतीजा है जो तस्वीरें हमें। विश्वास प्रस्ताव किसी नहीं, देखिए स्वप्निल जी, विश्वास प्रस्ताव का लाना ही एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है कि लोकतंत्र स्वस्थ तरीके से नहीं चल पा रहा है। विपक्ष के पास होता ही है, ठीक है, कोई है नहीं उनके पास चारा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।